ओके बेटा, आज का हमारा टॉपिक कैपेसिटर का। चलो बेटा, कैपेसिटर का दूसरा नाम क्या होता है? हाँ देखा, कैपेसिटर को और क्या कहते हैं? कंडेंसर कहते हैं, और हम कहते हैं कैपेसिटर। मेरी बात आ रही है ना बच्चों को? यस सर। और ये क्या था, टू टर्मिनल पैसिव डिवाइस होती है। पैसिव डिवाइस कहते हैं जो खुद से एनर्जी स्टोर ना कर सके, राइट? आपको वर्क करवाना पड़ता है ताकि इसमें स्टोर हो। कैपेसिटर क्या स्टोर करता है? कैपेसिटर स्टोर क्या करता है? चार्ज स्टोर करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, ओके। चलो मैं कैपेसिटर यहाँ पे हल्का सा बना के देखते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो हमें बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि हम पढ़ते तो आ रहे हैं काफी अर्से से, मगर एक दो पॉइंट फिर भी रह जाते हैं स्टूडेंट्स के, तो वो हम कोशिश करेंगे वो क्लियर करें। ओके बेटा, ये कैपेसिटर के हमने प्लेट्स लगाई और साथ में हमने बैटरी साथ में अटैच कर दी। अब बताएं मुझे कि यहाँ से हो क्या रहा है कि हम लोग कहते हैं कि क्या ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज यहाँ से पॉजिटिव चला जाएगा, यहाँ से क्या नेगेटिव चला जाएगा? कैसा होता है? जी बेटा, बात आया आज? नहीं, फिर क्या होता है? यस सर। ओके, बात आया में कोई और बचा बताए तो कैसे चार्ज डिपॉजिट होगा इसमें? हुज़ैफा, एनी आइडिया? सर चार्जेस इंड्यूस होते हैं। हाँ, चार्जेस रिड्यूस होते हैं। बहुत अच्छे, शाबाश। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा अगर हम कहते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पे सपोज करते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस पे डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, तो सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया था, और जो एक्सेस पॉजिटिव होता है वो हम लोग कहते हैं यहाँ से साइकिल बनाता है, कंप्लीट आता है, जिसके बिहाफ पे फिर हम कहते हैं कि जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, वो क्या रहता है बेटा? नेट चार्ज क्या रहेगा इस पे? जीरो रहेगा। बहुत अच्छी बात है, वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा। और यहाँ पे करंट कब तक फ्लो करती रहेगी? यहाँ चार्ज जो कब तक फ्लो करेगा? जब तक सारे चार्जेस डिपॉजिट नहीं हो जाते। वो तो एसी में होता है ना कि कांस्टेंट करंट रहता है, मतलब सप्लाई। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम लोग तो वैसे डीसी लगाया, मगर हम तो कॉन्सेप्ट वही करेंगे कि चार्ज अगर फ्लो करना है कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक सारे का सारा चार्ज डिपॉजिट ना हो जाए। यानी कि इन शॉर्ट में कहूं कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल। यानी कि मैं यहाँ पे डेल्टा का सिंबल लगाता हूं, जब तक डेल्टा वी के बराबर नहीं होता। यानी कि डेल्टा वी क्या है? बैटरी का, ये कैपेसिटर की प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस, और वी क्या है? जो सप्लाई वोल्टेज है इसका पोटेंशियल। जब तक ये बराबर नहीं होते तब तक चार्ज क्या करता रहेगा? फ्लो करता रहेगा। इज इट क्लियर? और यहाँ पे आपने ऐड करना है कि यहाँ पे जो चार्ज डिपॉजिट हुआ है, बेटा आपका नाम क्या है जो बेटा अभी बोल रहे थे? इसको कहते हैं स्टैटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनोमेना से जनरेट हो रहा है। ठीक है,
मुझसे ना साथ साथ रिस्पॉन्ड करते रहा करें ताकि वो मुझे आइडिया रहे कि आप लोग साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं मेरे। अच्छा, एक तो ये बात आ गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि हमारे पास इसका जो चार्ज का फॉर्मूला है, चार्ज हम कहते हैं प्रोपोर्शनल है किसके, V के, है ना बेटा। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नेटवर्क में क्या आता है, कांस्टेंट आता है, इसको हम क्या कहते हैं, CV कहते हैं। इनके ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ का हमने लास्ट टाइम कोशिश की थी कि हम सब चीजों की ग्राफ को एक बार स्टडी कर लें ताकि ग्राफ वाला एरिया हमारा थोड़ा इंप्रूव हो जाए स्टूडेंट्स का। ओके बेटा, यहां पे हम कहते हैं ये वोल्टेज है, ये चार्ज है, यहाँ कैपेसिटेंस है, यहाँ चार्ज है, यहाँ कैपेसिटेंस है, यहाँ पोटेंशियल है। इनके ग्राफ कैसे कैसे होंगे? जी बेटा, पहले का चार्ज कैसा होगा? हाँ बताइए। चार्ज डायरेक्टली पहुंच रहा है ना वोल्टेज के, तो स्ट्रेट लाइन आएगा ना इसका। और कैपेसिटेंस का क्या ख्याल है? हुज़ैफा फॉलो कर रहे हो? हुज़ैफा किधर है? सर स्ट्रेट लाइन होगा। बिल्कुल ठीक है, इसका स्ट्रेट लाइन आएगा बेटा। इसका भी था, इसका क्या आएगा बेटा? आपका रोल नंबर क्या है? सर मेरा जी 29। ओके 29। ओके बेटा, अच्छा बताइए इसका कैसा आएगा कैपेसिटेंस और वोल्टेज का? इनवर्स होगा मोस्ट प्रॉब्ली। नहीं नहीं, ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा ना, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो चार्ज और पोटेंशियल तो सेम है ना। चार्ज और पोटेंशियल, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका हम शॉर्टकट फॉर्मूला लिखते हैं। जो कैपेसिटेंस है C इज इक्वल टू, वो क्या होता है Q बाय V होता है। अगर हम एक चीज बढ़ाएंगे, अगर हम एक चीज बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज उसके साथ बढ़ जाती है ना बेटा। अगर मैं चार्ज बढ़ाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, या पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो चार्ज बढ़ जाएगा। तो एक फैक्टर जो है एज अ होल ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि आइदर मैं इसका ग्राफ देख लूं वोल्टेज के साथ, या इसका मैं ग्राफ देख लूं चार्ज के साथ, तो क्या रहेगा, सेम आंसर आएगा। इज इट क्लियर? रेशियो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके बेटा, ये अब आपने ऊपर एक फॉर्मूला देखा है। ये जो मैं इस ग्राफ की अगर बात करता हूं, इस ग्राफ की अगर बात की जाए, इसकी स्लोप क्या होगी? इस ग्राफ की स्लोप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है? स्लोप पता ना क्या होता है? कैपेसिटेंस। हाँ शाबाश, स्लोप होता है y ओवर x होता है ना, यानी कि y पे जो वेरिएबल है। तो यहाँ पे v बाय क्यू आ जाएगा, और जो किसके बराबर होगा, कैपेसिटेंस के बराबर होगा। बहुत अच्छे, ये कैपेसिटेंस के बराबर होगा। ये आपने इसकी जब v और q का जब आपके पास आता है, ग्राफ आता है, तो उसकी स्लोप पूछा जाए तो आप बताएंगे इसकी स्लोप कैपेसिटेंस के बराबर होती है। ओके, जिस तरह से अब आपने पढ़ा इसका जो इसका यूनिट जो है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या पढ़ा आप लोगों ने? फैरेड। एक मिनट, ये क्या पढ़ा है? बिल्कुल ठीक है। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है हमारे पास? इसको यहाँ पे हम क्यू कर देते हैं, वो इन्वर्स हो जाएगा इसका, नहीं तो ये बेहतर रहेगा। वो फिर इन्वर्स ऑफ कैपेसिटेंस लिखना पड़ जाना मुझे। तो कैपेसिटेंस का अगर हम यूनिट की बात करें, जो Q बाय V होता है, वो आएगा कूलम पर वोल्ट आएगा। कूलम पर वोल्ट आएगा। दूसरा इसका हम क्या लिखते हैं, फैराड लिखते हैं। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पड़ा था। अब क्वांटाइजेशन जो चार्ज यहां भी लगता है,
तो Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास NE होता है। तो अगर हम यहाँ पे चार्ज की बात करें तो CV आ जाएगा इज इक्वल टू NE, और यहाँ पे अगर मुझे N निकालना है तो आप उसका हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो CV ओवर E आ जाएगा। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपके यहाँ कैपेसिटर्स के पास भी हमारे पास इस्तेमाल होंगे, ठीक है। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे साथ ही। फॉर आइसोलेटेड, अगर आपके पास आइसोलेटेड चार्ज है, क्या है, आइसोलेटेड कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर, जस्ट आपने फॉर्मूला याद रखना है इन केस अगर आपसे पूछे तो आप बता सकें। तो वहां पर कैपेसिटर का जो फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाय V आपने पढ़ा है, C इज इक्वल टू Q बाय V। अगर हम उसकी पोटेंशियल की बात की जाए तो पोटेंशियल एक सिंगल चार्ज के लिए क्या होता है, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपका चार्ज Q आ जाएगा और पोटेंशियल क्या होता है K या 1/4 पाई E नॉट, ये पढ़ा ना आपने, Q ओवर R, कैपिटल R लिख लें या स्मॉल r लिख लें, चार्ज से चार्ज कट जाएगा और ये पूरी टर्म नीचे से ऊपर आके मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 4 पाई E नॉट R। इसका कैपेसिटर का एक और फॉर्मूला है जो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बनता है कि आपका कितना दूर है ऑब्जेक्ट, तो उसके लिहाज से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क आता है, ठीक है बेटा। यस सर। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास कितने तरह के कैपेसिटर्स होते हैं। जो साथ कोई बच्चा बताए कैपेसिटर का बेसिक फंक्शन क्या है, मतलब Store नॉर्मल charge. अगर आपने किसी, नहीं स्टोर चार्ज तो है, एक आम बंदा है उसको उसको फिजिक्स का नहीं पता क्या स्टोर चार्ज व्हाट, आपको मतलब अगर आप, मैं मानता हूँ चार्ज स्टोरेज आप बता सकते हैं, मगर इसका जो एक मेन पर्पस है आप अप्लायंसेस के साथ लगाते हैं इसको, कैपेसिटर को किसी हर अप्लायंसेस के साथ, हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस के साथ लगा हुआ है, पता है ना आप लोगों को, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सबके साथ लगा हुआ है। इसका मेन फंक्शन क्या है, लोड की तरह चार्ज एक्ट करता है। लोड की तरह, एक और भी थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट करें और, ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन करता है। नहीं अगर आप, मैं कहता रहा हूँ उसके किसी ऐसे बंदे को बताना इसको इसको नहीं पता, आपने किसी आम बंदे को बताना है कि भाई ये क्या काम है कैपेसिटर का, उसको इतनी मुश्किल टर्म तो नहीं पता चलेगी ना। ये तीन तरह के कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर मैं इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं कैपेसिटर का जो मेन काम है वो करंट को लिमिट करता है, यानी कि करंट कंट्रोल करता है, बैरियर क्रिएट करता है, सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्जेस को पास करता है, इससे ज्यादा नहीं कर पाता। आप देखें जो फैन होते हैं उनके अंदर जो कैपेसिटर हम इस्तेमाल की जाते हैं वो 3.5 या 4 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर होते हैं। अगर आप वहां से आए वहां पर फ्रिज या एसी के ऊपर, वहां 50 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे ज्यादा करंट चाहिए, मगर हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि सीधा सीधा मेन से जितनी करंट आ रही है सारी की सारी आप पास थ्रू कर दें, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। तो हम जब सिंपल लफ्ज में बताते हैं तो हम कहते हैं कि करंट को कंट्रोल करने के लिए हम कैपेसिटर वहां पे फ्यूज करते हैं। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आई मेरी बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब हम चलते हैं, हमारे पास दो तरह के इसके बिहेवियर है, एक है डीसी बिहेवियर और एक एसी बिहेवियर। हम देखते हैं कैपेसिटर दोनों में किस तरह बिहेव करता है। पहले हम बात करेंगे डीसी बिहेवियर, तो हम कैपेसिटर की हम डायग्राम बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे बल्कि ये तो मैंने बहुत ज्यादा बना दी। ओके, अभी आपसे इसमें कुछ क्वेश्चन भी करना है। डीसी बिहेवियर की बात की जाए, हमने डीसी सप्लाई लगाई है, डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 0 फ्रीक्वेंसी। शाबाश, आपने कहा 0 फ्रिक्वेंसी होती है। टाइम पीरियड कितना होता है डीसी का? वो इन्फिनिट हो जाएगा, 1/f होता है ना टाइम पीरियड। तो हमारे पास जो अगर हम इसकी बात करें कैपेसिटर्स की, तो इसका जो इसका फॉर्मूला होता है एक्सी का, वो होता है 1/2 पाई एफ सी होता है। अगर मैं यहाँ पर नोट करें कि अगर मैं यहाँ पे डीसी फ्रिक्वेंसी पास करता हूँ तो ये पूरी टर्म एज अ होल 1/0 हो जाएगा ना। तो यानी कि आपके पास यहाँ पे जो आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर बाय कैपेसिटर, अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाती है,
अगर रेजिस्टेंस क्या हो गई इनफाइनाइट, तो करंट क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये क्या कैसा बिहेव करेगा, ये कैसा बिहेव करेगा, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये मेरी बात समझ आई बेटा आपको? तो पहले आपने बताना है कि डीसी के लिए हमारे पास ये कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करता है। तो हम यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इन कैपेसिटर प्योर डीसी कैन नॉट पास थ्रू। प्योर डीसी पास नहीं कर सकते, फिर कौन सी डीसी पास कर सकती है, कौन सी पास करेगी? अल्टरनेटिंग करंट। नहीं, हमने एक और डीसी पढ़ी ना, पल्सेटिंग डीसी। हाँ, आपके पास दो तरह की डीसी होती है, एक प्योर डीसी होती है और एक कौन सी होती है, पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी पास कर सकती है, प्योर डीसी पास नहीं कर सकती। प्योर डीसी में आपके पास जो वोल्टेज होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, पल्सेटिंग डीसी में हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ग्रेजुअली। यानी कि आपके पास अगर मैं बात करता हूँ, ये तो आप कह लेते हैं एक डायग्राम बना लेते हैं कि स्ट्रेट अगर आपका 5 वोल्ट है तो मुसलसल ही 5 वोल्ट मिल रहे हैं। मगर जब हम पल्सेटिंग डीसी की बात करते हैं तो पल्सेटिंग डीसी के अंदर आपके पास जो जो रिपल्स बनती हैं, आइदर फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, तो आपके पास ये पल्सेटिंग डीसी है जिसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली ग्रेजुअली चेंज हो रहा होता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है करंट का, तो ये पास कर पाता है, पल्सेटिंग डीसी पास कर पाता है। तो आपको पल्सेटिंग डीसी के लिहाज से याद होना चाहिए पॉइंट, ठीक है। और इसको हम लोग प्योर में, पल्सेटिंग को प्योर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, pulsating can be converted to pure DC by using, क्या यूज करते हैं बेटा, रेक्टिफायर। उनको क्या उन सर्किट का क्या नाम होता है, फिल्टर सर्किट। क्या कहते हैं, फिल्टर सर्किट कहते हैं कि हम फिल्टर सर्किट यूज करके पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो हो गया मेरा एसी डीसी बिहेवियर। अब हम बात करते हैं एसी बिहेवियर पे, एसी पे कैसा बिहेव करता है, ठीक है बेटा। तो एसी बिहेवियर में उसमें क्या फर्क होना चाहिए, बैटरी का सिंबल का, तो यहाँ पे हम एक सप्लाई लगा देते हैं, एसी सप्लाई का सिग्नल लगा देते हैं, ये एसी सप्लाई का सिग्नल है। अब एसी सप्लाई का जो वोल्टेज होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो कितनी होती है, एसी की 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? हाँ, पाकिस्तान में बहुत अच्छे, पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज होती है, जिसकी वजह से इसका टाइम पीरियड इन्फिनिट नहीं होगा और इसकी जो रेजिस्टर स्लोप है या इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो भी इसकी फिर इन्फिनिट नहीं होगी। तो उसकी हम लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। हाँ, रेजिस्टेंस जरूर ऑफर करेगा मगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं होगी, कि ये नहीं कि भाई पास ही ना कर सके। तो हम इन शॉर्ट लिखेंगे कॉन्टिन्यूस एसी कैन पास थ्रू कैपेसिटर, ठीक है। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक और ऐड करते हैं, ये हम एक वेवफॉर्म बना देते हैं। ओके बेटा, यहाँ पे देखें एक मैंने वेवफॉर्म ड्रॉ की है, कि हमारे पास हम कहते हैं कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट की वेवफॉर्म है, ऐसी है ना बेटा, इसी को हम कहते हैं ना साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। इसको हम साइन वेव कहते हैं। मुझे बताएं कि कैपेसिटर अपनी पहले देखा होता है क्या है, कि जब हमारे पास
इनिशियली क्या होता है कि कैपेसिटर के प्लेट से पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ रहा होता है, ग्रेजुअली बढ़ रहा होता है। कब तक बढ़ रहा होता है? जब तक वो अपना पीक वोल्टेज तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ही पीक वोल्टेज तक जब पहुंचता है तो उस वक्त सप्लाई का वोल्टेज कम होना शुरू हो जाता है, मगर कैपेसिटर पे उस वक्त पोटेंशियल ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो फिर जो सर्किट में करंट पास करती है, फिर वो सप्लाई की वजह नहीं करती, वो कैपेसिटर की करंट होती है जो पास करती है। यानी कि पहले हिस्से में चार्ज हो रहा होता है, फिर नेक्स्ट हिस्से में क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा होता है। ये मेरी बात फॉलो की है आपने? यानी कि अगर मैं बात करूं कैपेसिटर की, तो वो पहले हिस्से के अंदर पहली मैक्सिमम पीक तक कैपेसिटर क्या हो रहा होता है? चार्ज हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? मगर फर्दर नेक्स्ट हाफ साइकिल में कैपेसिटर क्या हो रहा होता है? डिस्चार्ज हो रहा होता है। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में पहले से में चार्ज होगा, फिर दूसरे हाफ में क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। तो कैपेसिटर एक ऑल्टरनेटिंग साइकिल में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कैपेसिटर क्वेश्चन आता है इन वन ऑल्टरनेटिंग करंट साइकिल कैपेसिटर चार्जेस एंड डिस्चार्जेस डैश या साइकिल। कितनी दफा चार्ज और डिस्चार्ज होता है एक ऑल्टरनेटिंग साइकिल के अंदर? जी बेटा, रोल नंबर 29। मुजाफा, यस सर। कितनी दफा? नहीं, आंसर बताओ, कितनी दफा चार्ज और डिस्चार्ज होता है? मेरी बात सुन रहे हो साथ साथ? जी सर। 2 times. बिल्कुल ठीक है। हाँ, 2 टाइम्स। यस यस तो जवाब भी तो दो ना। क्या तो यस सर जवाब दो साथ। ट्वाइस जो है ये चार्ज होता है, और ट्वाइस क्या होता है? एक साइकिल साइकिल में डिस्चार्ज होता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा आप लोग। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं ये पॉइंट है ये इलेबोरेट कर देता हूँ इस चीज को, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। देखिए, मैं यहाँ पे ना कि अगर सपोज करते हैं कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर की बैटरी ये 5 वोल्ट है। कितना? हम 5 वोल्ट अज्यूम कर लेते हैं। आपने कहा ये 5 वोल्ट है। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपके पास चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो गया। चार्ज डिपॉजिट हो रहा है। अब जितना चार्ज होता जाएगा उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। एक टाइम आता है एक टाइम आता है कि जब ये 5 वोल्ट और ये 5 वोल्ट दोनों बराबर हो जाते हैं। यानी ग्रेजुअली आपका पोटेंशियल बढ़ता 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 बैटरी का पोटेंशियल ने कैपेसिटर का क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है बराबर कर दिया, ये भी 5 वोल्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि जाहिर पता है बैटरी का वोल्टेज कंटिन्यूसली तो 5 थोड़ी दे रहा, ये तो ऐसे ऐसा 5, मतलब इसकी वैल्यू तो ऐसे ऐसे ग्रेजुअली बढ़ रही है। अब थोड़ी देर बाद जो होता है कि इसका वोल्टेज जाहिर है जब डिस्चार्ज जब ऑल्टरनेटिंग साइकिल है, जब वोल्टेज कम होना शुरू हुआ तो इनिशियली क्या होगा? हो सकता है 4.9 हुआ हो, वट एवर। मगर कैपेसिटर इस टाइम पे पूरा चार्ज है, पूरा 5 वोल्ट है। तो बजाय से अब ड्राइविंग सोर्स चूंकि अब सप्लाई नहीं रही, कैपेसिटर ज्यादा बड़ी बैटरी बन गई है सर्किट के अंदर, तो कैपेसिटर के लॉन्ग पे करंट क्या होगी? फ्लो करना शुरू कर देगी। मेरी बात फॉलो की आप लोगों ने ये वाली? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहां पे कहता हूं कि यहां पर सपोज करें एक प्लेट पे 5 वोल्ट दिया हुआ। कितना दिया हुआ? 5 वोल्ट। और चार्ज दिया हुआ है +10 कूलम एक प्लेट का, और दूसरी प्लेट का दिया हुआ है -10 कूलम। और यहां भी बात कर लेते हैं कि इस प्लेट का पोटेंशियल है -5 वोल्ट। बताएं सर्किट में कितनी करंट पास कर कैपेसिटेंस क्या होगी इसकी? यस, कैपेसिटेंस बताएं क्या होगी? सर 2 होगी। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, हमने इसको ठीक करना है। कोई और बच्चा बताएगा क्या होगा?
हाँ जी बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ तो मैं जवाब दे। 2 नहीं होगी, मैं आपको इतना बता देता हूँ। नहीं, 0 भी नहीं होगा। ओके, अब हमारे पास याद रखिएगा कि हमारे पास जो ऊपर जो चार्ज लिखा हुआ है ना, ये कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है चार्ज, ये सारे बच्चे सुन लें, चार्ज ऑन आइदर प्लेट होता है, किसी एक प्लेट का चार्ज होता है, दोनों का चार्ज नहीं होता, ठीक है। और जो आप जो नीचे लिखते हैं ना वोल्टेज, ये वोल्टेज नहीं होता, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी के क्रॉस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब बताएं इसके अकॉर्डिंग, अब बताएं अब कितना आंसर आना चाहिए। चार्ज आ जाएगा, सिर्फ एक प्लेट का चार्ज आएगा जो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड रहेगा। मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा। जब आप वोल्टेज ले रहे हैं ना, पोटेंशियल, अगर तो खाली पोटेंशियल देना तो बैटरी का तो समझ में आता है, मगर एक प्लेट का पोटेंशियल कहेगा ना अगर आपको, तो फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लेंगे आप यहाँ पे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे 5 वोल्ट माइनस ब्रैकेट में फिर -5, ये होता है डेल्टा वी आपने लिया। ये मेरी बात फॉलो किया आप लोगों ने? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे बच्चों को, कितने बच्चों को ये पता ही नहीं होता, और ये फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10/10 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 फैरड। ये किसके बराबर आएगा, 1। ये देखिए, क्लियर है पॉइंट ये बेटा? ये देखें बेटा सब बच्चे, ठीक है बेटा, आगे चले फिर। यस सर। ओके, इसके बहुत सारे सवाल आते हैं। सपोज करें एक क्वेश्चन आता है, कहता है आपने कैपेसिटर के अंदर रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है बिटवीन माइक्रोफैरड टू पिकोफैरड, निकाल लेंगे। इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है घर पे, ठीक है। कहता है कि अगर इफ चार्ज स्टोर्ड इज डबल, अगर चार्ज स्टोर्ड डबल हो जाए देन इट्स कैपेसिटेंस, उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इसका सवाल आप लोगों ने साथ 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 बता दे। वैसे बता दे साथ क्या क्या होगा इसका, इसका वाला दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, डबल हो जाएगी, क्या होगा? डबल हो जाएगी। नहीं, अगर चार्ज स्टोर बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी तो बढ़ेगा ना, कैपेसिटेंस सेम रहेगी। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कैपेसिटेंस क्या रहेगी। देखिए उन्होंने आपसे यही करना है, आपसे एक चीज को बार बार पूछना है और बहुत तरीकों से पूछना है, और आपने अपने जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं खराब करना है, तो आपने वो याद रखना है। तो आपने कहना है अगर चार्ज बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी क्या होगा, पोटेंशियल कह लें, वो अच्छा वर्ड है, पोटेंशियल ऑल्सो डबल। अगर पोटेंशियल भी डबल हो रहा है तो कैपेसिटेंस जो रेशियो होता है C/Q/V, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा, अभी तो बताया था मैंने ये वाला हिस्सा यहाँ पर, कि अगर आपका यहाँ पे अगर जिस लिहाज से चार्ज बढ़ेगा उसी लिहाज से पोटेंशियल बढ़ेगा, तो दोनों का रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट, वो सेम रहेगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। ओके सर। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं सारे बच्चे? नेक्स्ट पे आते हैं, ये हुज़ैफा था, जी सर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, हम कैपेसिटेंस की बात करेंगे। कैपेसिटेंस क्या होती है, 29 रोल नंबर बताएं, कैपेसिटेंस क्या होती है?
The ability of The capacitor ability to to store store charge. charge. हाँ, ability to store charge कैपेसिटेंस कहलाती है। कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है, जब हम बात करते हैं C इज इक्वल टू, जब हम स्टोर चार्ज की बात करते हैं C इज इक्वल टू A E नॉट ओवर D, यही पढ़ते हैं ना हम लोग। इसके लिहाज से इसकी जो डिपेंडेंस है वो बताते हैं कि हम कहते हैं किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 बेटा, पहला किस पे डिपेंड करता है? ये एरिया ज्योमेट्री पे। हाँ, ज्योमेट्री एरिया पे करता है, ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स। दूसरा आपने कहा एरिया, अफेक्टिव एरिया लिखूंगा, अफेक्टिव एरिया ऑफ प्लेट्स। Answer the medium used. देखो ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे मीडियम यूज कर रहे हैं। एंड लास्ट हमारे पास आता है डिस्टेंस, जो आपकी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन। किसी भी चीज की डिपेंडेंस चेक करनी हो ना, तो हम लोग उसके फॉर्मूले से देख सकते हैं। अब आप देखें, आपके मेजोरिटी आंसर यही निकला है, एरिया कैपेसिटर में लिखा हुआ है, ई नॉट या ई आर कह लें, मीडियम कह लें, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कह लें, और एक और फैक्टर होता है इसका ज्योमेट्रिक कैपेसिटर, अभी जिसे मैंने बताया था सिलेंड्रिकल स्फेरिकल, इन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो हमने कैपेसिटेंस निकाली है, किसका फॉर्मूला? हमने वैक्यूम का। कैपेसिटेंस किसका निकाला? वैक्यूम का। अगर मुझे कैपेसिटेंस यहीं पे मीडियम का निकालना हो तो फिर क्या करेंगे? कैपेसिटेंस मीडियम की निकालनी हो तो एक और फैक्टर साथ में आ जाएगा, ई आर आ जाएगा, है ना बेटा। अगर अब आप दो देखें यहाँ पे, जो ये जो चीज है, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये तो कैपेसिटेंस वैक्यूम की है ना, तो इसका मतलब है जिसका का नया फॉर्मूला बन जाएगा सी वैक्यूम बन जाएगा, ई आर बन जाएगा। तो यहां से हम ई आर की वैल्यू को निकाल सकते हैं, यहां से हम ई आर की वैल्यू को निकाल सकते हैं, जो आ जाएगा सी मीडियम ओवर सी वैक्यूम, है ना बेटा। देखिए ठीक है ना बेटा। जी सर। और परमिटिविटी की बात की जाए, ई मीडियम और ई वैक्यूम आ जाएगा। कैपेसिटेंस और चार्ज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है, सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है ना। अगर चार्ज की बात की जाए तो क्यू एम ओवर क्यू वी आ जाएगा। ये मैंने पहले वो लिखे हैं जो सारे के सारे मीडियम के साथ ऊपर आते हैं, और फिर उसके बाद हम वो लिख रहे हैं जो पहले वैक्यूम आता है, जैसा फोर्स आता है वैक्यूम का पहले ऊपर आता है, फिर मीडियम का नीचे आता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम के ऊपर आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के नीचे आती है। मैं सारे इकट्ठे लिख रहा हूं ताकि आपको एक ही में सारे याद हो जाए। और फिर वैक्यूम वोल्टेज वैक्यूम का डिवाइड बाय वोल्टेज मीडियम का। ये मैक्सिमम फॉर्मूले हैं जो आपका ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? यस। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ा ना आप लोगों ने? ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, चले बेटा, यहाँ पे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम यहाँ पे दो प्लेट्स लेते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। अब यहाँ पे ऊपर वाली प्लेट को हम कहते हैं पॉजिटिव है, और नीचे वाली प्लेट को हम कहते हैं नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस कहाँ होंगी? पॉजिटिव से नेगेटिव होंगे ना बेटा। ये मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, मतलब थोड़ा आप एरो ना कंफ्यूज कर दे, मैं बना ही देता हूँ दूसरा।
ये आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। ओके, अब हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेके आ रहे हैं। जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेके आएंगे तो उसका होता क्या है कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों होते हैं। उसका नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ चले जाता है और उसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव की तरफ चले जाता है, और जैसे बीच में स्पेस है, फिर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव के साथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्या बन गया आपके पास, इसको गौर से देखें, ये क्या बन गया आपके पास, एक डाइपोल बन गया, है ना बेटा? ये क्या बन गया आपके पास, ये डाइपोल फॉर्म हो गया। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स की, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी, प्लेट्स की, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई किसकी, डाइपोल की। इनमें से कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, प्लेट्स की ज्यादा है ना? है ना बेटा? दोनों एक दूसरे के लिहाज से अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह एरो जा रहा होगा इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये बेसिकली क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे। एक दूसरे का इफेक्ट क्या कर रहे होंगे बेटा, कैंसिल। तो अगर मैं ये लिखूं, क्योंकि हम जब रिलेशन डिफाइन करते हैं तो हमें एक सिरा पकड़ना पड़ता है, तो फिर मैं बोलूंगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं लिख देता हूं, जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की, एक चीज आ गई। और फिर आप लिखेंगे कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट, वो पहले के मुकाबले में क्या हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के लिहाज से क्या हो गई, कम हो गई है। यानी कि इन शॉर्ट हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई है। डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से हमने एक सिरा पकड़ा है अभी, डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर गई है, रिड्यूस कर गई है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? यस। हमें दूसरा फॉर्मूला पता है, E = V/D, पढ़ा ना अभी हमने। अब चूंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है तो पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट? हाँ, बहुत अच्छे। और C = होता है Q/V। आपके पास यहाँ पर आइसोलेटेड चार्ज की बात हो रही है, ये हमारे पास कैपेसिटर की जो हमने बात की है, ये एक चार्ज कैपेसिटर है, ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है, यानी कि चार्ज होके इसको हटा दिया गया। ये एक चार्ज कैपेसिटर था, इसके बाद इसको हटा दिया गया। चार्ज आइसोलेटेड कैपेसिटर क्या है, ठीक है? ये एक चार्ज आइसोलेटेड कैपेसिटर का हमारे पास केस था। तो चार्ज आइसोलेटेड में चार्ज तो सेम रहेगा। अब जाहिर बात है, वोल्टेज अगर कम होगा, वोल्टेज और कैपेसिटेंस का इनवर्स रिलेशन है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? और यहां पर अगर हम पॉजिटिव चार्जेस की बात करें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, प्लेट का पॉजिटिव चार्ज मौजूद था, तो वो एक दूसरे का, ये नेगेटिव जब उसके पास आएगा तो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा, न्यूट्रलाइज। जिसके नतीजे में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली जो टर्म होती है, सिग्मा = Q/A, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या हो रही होगी, चार्ज के कम होने से, चार्ज के सेम रहने से सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर का, E = σ/2 E0 था। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मैं अब इन चीजों को जरा तरतीब से लिख रहा हूं सीक्वेंस में। पहले बताइए, पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। अब मैं तरतीब से, अब आपने जो असल जो चीज याद रखनी है कि अब एक आइसोलेटेड चार्ज है, उसमें जब डाइलेक्ट्रिक आएगा तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, चार्ज डेंसिटी, एनर्जी भी लिख देता हूं मैं, अभी एनर्जी भी बताया तो मैं, एनर्जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल ये भी डाल देता हूं, और ये सब के सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, सॉरी डिक्रीज करेंगे।
डिक्रीज करेंगे। क्या चीज सेम रह रही थी यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ चार्ज जो था वो सेम रह रहा था क्योंकि आइसोलेटेड कैपेसिटर था, और यहाँ पे सिर्फ एक चीज जो है सिर्फ वो बढ़ेगी, सिर्फ कैपेसिटेंस जो है वो सिर्फ इंक्रीज करेगी। ये आपने इतना सा चार्ट है जो आपने याद रखना है। मेरी बात फॉलो करें बेटा? यस सर। Yes, sir. ये था आइसोलेटेड चार्ज। अब मैं इसके साथ बाकी केसेस भी अब आपको करवा रहा हूं, वो आपने जरूरी है वो याद रखना, चूंकि वो पीछा नहीं छोड़ता आपका। तो ये अब हम बात करने जा रहे हैं कि बैटरी कनेक्टेड है। पहले बैटरी नहीं थी ना कनेक्टेड, अब बैटरी कनेक्टेड का केस आ रहा है आपका, यानी कि बैटरी हटी नहीं है, आपने मटेरियल भी इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक भी इंसर्ट कर दिया और कनेक्टेड विद बैटरी। अब बैटरी भी क्या है, कनेक्टेड है। अब जब बैटरी कनेक्टेड होती है बेटा, याद रखिएगा सबसे पहले चीज, जो यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल होता है ना वो सेम रहता है। जैसे ही पोटेंशियल कम होने लगेगा ना, तो चूंकि बैटरी आपका पोटेंशियल दोबारा से पूरा कर देगी, पोटेंशियल भी सेम रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, अब जाहिर पोटेंशियल बराबर हो गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर वो सेम हो जाएगी। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कि जैसे ही वो कम होना शुरू लगेगा तो आपको पोटेंशियल दोबारा से मिल जाएगा, बैटरी पूरा कर देगी पोटेंशियल, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। मेरी बात फॉलो करें? Yes, sir. इसके बाद जो चार्ज है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस तो बढ़ेगी बढ़ेगी ना, सी क्यू बाई वी से चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, जो चार्ज आपका कम हुआ है वो चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, चार्ज बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये बल्कि मैं यहां से कॉपी पेस्ट करता हूं, चार्ज, कैपेसिटेंस, एनर्जी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सब के सब क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ये सब के सब क्या करेंगे, इंक्रीज। मैं एक एक करके बता रहा हूं किस तरह से। आपने तो असल में सिर्फ आपने जो याद रखना है वो सिर्फ चार्ट है। ये इस तरह ऊपर वाला चार्ट नहीं बनाया मैंने, इस तरह आपने ये चार्ट आपने याद रखना है। अब मैं इसके अलावा जो चीजें नीचे लिख रहा हूं वो आपने याद नहीं रखनी, वो सिर्फ वो समझने के पर्सपेक्टिव है, ठीक है? मेरी बात फॉलो करें? Yes, Yes, sir. अब आपका चार्ज जो है, जाहिर बात है आपका चार्ज इंक्रीज करेगा क्योंकि आपके पास बैटरी लगी हुई है। जो आपका जो न्यूट्रलाइज हुआ था चार्ज, बैटरी ने पोटेंशियल पूरा किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी हुई, तो चार्ज पहले के मुकाबले में इंक्रीज कर गया। ये तो समझ में आ गया। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अगर आपका ये वोल्टेज कांस्टेंट रह रहा है तो वहां पर चार्ज बढ़ने से कैपेसिटेंस भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है? और सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। यहां से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर चार्ज बढ़ेगा तो सिग्मा भी क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मगर अब हमारे पास दोनों केसेस में, ऊपर वाले और नीचे वाले केस में, हमें एनर्जी को डिफाइन करना है। तो पहले मैं ऊपर वाले केस में एनर्जी को डिफाइन कर देता हूं। अगर ऊपर ऊपर क्या चीज कांस्टेंट है बेटा, ऊपर कांस्टेंट है कैपेसिटेंस, चार्ज कांस्टेंट है, तो एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, एनर्जी हाफ क्यू वी, है ना बेटा? ये भी मैंने पढ़ाना है वैसे, हाफ क्यू वी पढ़ा ना आपने फॉर्मूला? Yes, sir. सीवी स्क्वायर भी पढ़ा हुआ है, हाफ क्यू स्क्वायर भी सी भी पढ़ा हुआ है। हम एनर्जी का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें एक वेरिएबल कांस्टेंट हो ताकि रिलेशन निकालना आसान हो। इसमें ये जो हाफ क्यू वाली टर्म है तो कांस्टेंट होगी। अब आप जरा नोट करें, अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे तो एनर्जी भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, है ना? इसलिए यहाँ पे यू जो एनर्जी वो हमने कहा डिक्रीज हो रही है। मगर नेक्स्ट केस में आए यहाँ पे चूंकि वोल्टेज सेम है तो यहाँ पे मैं एनर्जी का जो फॉर्मूला था हाफ सीवी स्क्वायर वाला, मैं वो यूज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस कैपेसिटर के साथ रिलेशन निकाल सकते हैं। वोल्टेज कांस्टेंट है यहाँ पे नजर आ रहा है कैपेसिटेंस अगर बढ़ रही है तो एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए सारे के सारे केसेस जो है इसके रिकॉर्डर्स जस्टिफाई हो जाते हैं। मेरी बात फॉलो करें सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. समझ आए सब? ठीक है ना बेटा? ओके, Yes, sir. मैं फिर एक और पॉइंट अब देख लेते हैं।
आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना सारी चीजें, एक एक चीज, जो चीज ना क्लियर हो दोबारा पूछ लेगा। इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस इंक्रीज। अब इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस, अब डिस्टेंस के कम जाना होने से कैपेसिटर पे क्या फर्क पड़ता है? इसके दो हिस्से हैं, एक है आइसोलेटेड चार्ज्ड कैपेसिटर, और एक केस है हमारे पास बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। एक में आपका आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर और एक में बैटरी क्या है, कनेक्टेड है। ये इसके हम दो केसेस हैं, ये हम वन बाय वन इसके जैसे हमने पढ़ा ना वोल्टेज वगैरह पे क्या फर्क पड़ता है, तो इनका भी केसेस देख लेते हैं। चले, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, अब आपने क्या क्या काम किया, डिस्टेंस को इंक्रीज किया। तो पहली चीज आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर में जो चीज सेम रहेगी वो क्या है, चार्ज, है ना बेटा? चार्ज क्या रहेगा, सेम, राइट? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू, पहले हम देख लेते हैं, C इज इक्वल टू A E नॉट ओवर D। तो डिस्टेंस के बढ़ने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ शाबाश। और फिर आता है C इज इक्वल टू Q बाय V। अब गौर करें, चार्ज तो कांस्टेंट रहा है, अगर कैपेसिटेंस कम हो रही है तो पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E इज इक्वल टू होता है V बाय D। अब आप नोट करें, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, इसका रेशियो सेम रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहेंगे सेम रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम। और एनर्जी की बात की जाए, एनर्जी चूंकि यहां पे चार्ज सेम है तो हाफ QV वाला फॉर्मूला यूज कर लें, हाफ QV। तो यहां पे अगर पोटेंशियल, चार्ज तो सेम रह रहा है, अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो आप कहेंगे यहाँ पे एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यहां भी मैं उसी तरह से एक छोटा सा चार्ट बना देता हूं ताकि याद आने में आसानी हो। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे वोल्टेज और एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रह रही है, सेम रह रही है। और आज आके बचता है आपके पास कैपेसिटेंस, वो क्या कर रही है, डिक्रीज। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं बच्चे? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इधर आए। अब बैटरी कनेक्टेड है, जब बैटरी कनेक्टेड होना तो बगैर सोचे समझे फिर हम कहते हैं वोल्टेज सेम रहेगा, क्योंकि उसने बैटरी ने वोल्टेज सेम कर देना होता है। वोल्टेज का रहा सेम। तो अब कैपेसिटेंस जो है वो तो अंडरस्टूड है, कैपेसिटेंस जो ये रिलेशन है, क्योंकि डिस्टेंस के बढ़ने से कुछ भी कर लें, कैपेसिटेंस ने क्या होना है, कम होना है। ठीक है, मगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के साथ क्या होगा, चार्ज इंक्रीज होगा। नहीं नहीं, चार्ज इंक्रीज नहीं होगा। देखें, C इज इक्वल टू Q बाय V। आपका जहां पे वोल्टेज अगर सेम रह रहा है तो जो कैपेसिटेंस कम होगी तो चार्ज भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, है ना बेटा? Yes, sir. और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड V बाय D। अब चूंकि वोल्टेज पे फर्क नहीं पड़ रहा, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो अब डिस्टेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। एंड लास्ट एनर्जी का फॉर्मूला हाफ, अब हम CV² यूज कर लेते हैं क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है। क्योंकि कैपेसिटेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो एनर्जी भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो मैं इसको शॉर्टकट में एंड पे लिख देते हैं हम लोग, जो जो यहाँ पे रिलेशन हमने फाइंड किए हैं। तो वो क्या क्या है, यहाँ पर देखा जाए सिर्फ वोल्टेज जो है, सिर्फ वोल्टेज कांस्टेंट रहा है, सिर्फ वोल्टेज कांस्टेंट रहा है, बाकी सारे फैक्टर क्या करें, डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, एनर्जी, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। मेरी बात फॉलो किया आप लोगों ने? Yes, sir. ये था कब, जब आपके पास डिस्टेंस क्या किया आपने, इंक्रीज, डिस्टेंस क्या किया, इंक्रीज। अब मैं यही चीजें दोबारा से बताने लगा हूं
मगर मैं वो जाहिर बात है उस तरह नहीं लिखेंगे हम इसको, यही सारी चीजें, मगर यहाँ पे डिक्रीज की इंक्रीज की जगह वर्ड आ जाएगा डिक्रीज, राइट। सिर्फ और सिर्फ आपके जो ऊपर वाले रिलेशन है, ये जो ऊपर जितने रिलेशन पड़े हैं आपके, ये सारे के सारे ये चेंज हो जाएंगे। मैं इसको सिर्फ रिवर्स कर रहा हूं, मैं सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं। तो यहां पे पहले आपने Q और E तो पहले बता देना, Q और E पहले वोल्टेज वो कर लेते ना पहले आपको, ताकि सीक्वेंस में रहे। वोल्टेज और एनर्जी इंक्रीज हो रहे थे, तो यहां क्या हो रहे होंगे, डिक्रीज हो रहे होंगे। चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे सेम ही रहेगा। रही बात कैपेसिटेंस की, तो वो इस दफा क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। ऊपर वाले की तरह रिलेशन आपने उल्टे लगा देना, ठीक है बेटा। इसके फिर बात फॉलो की आप लोगों ने? यस सर। अब इधर आते हैं, इधर वाले ये रिलेशन बिल्कुल सेम है। सिर्फ यहां पे फर्क आ जाएगा, डिक्रीज की जगह यहां पे आ जाएगा इंक्रीज। लीजिए बेटा, इज इट क्लियर? यस सर। ये आपका कैपेसिटर का तो एक हिस्सा हो गया, जिसमें हमने रिलेशन सारे देख लिए कि भाई उनके फर्क, उनसे क्या फर्क पड़ता है। अब हम चले जा रहे हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर के जो रिलेशन होते हैं वो रजिस्टर के साथ उल्टे होते हैं, पता है ना आपको ये बात? है ना बेटा? यस सर। आप लोग सारे फॉलो कर रहे हैं ना मुझे? कहीं पे कोई बच्चा Yes, कोई sir. कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई बात आपने पूछनी है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं। कोई इतनी रिलक्टेंसी तो है नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन पहले पुट करता हूं, चलो उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन भी साथ साथ देखते हैं, आपका क्या आइडिया रहे। एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, कहते हैं हमारे पास एक कैपेसिटेंस है, कोई डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से वो हो गई 5C। और ये कब हुआ कि जब डिस्टेंस जो था वो हो गया, आप कह ले हाफ। डिस्टेंस कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस ओरिजिनल के 5 टाइम हो गई, डिस्टेंस हाफ हो गया। कहते हैं आप ER का जो रिलेटिव परमिटिविटी का फैक्टर है वो बताएं, वो क्या हुआ होगा। कैसे करेंगे इसको? ER फाइंड करना है, तो पहले हम C डैश का फॉर्मूला लगाते हैं, A E नॉट ER ओवर D, राइट। और यहां मैं D डैश लिख देता हूं, आपने सिर्फ ER फाइंड करना है ना बेटा। तो C डैश तो आपने, उसने आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ उसने आपको, 5C दिया हुआ। और ये A E नॉट और D कितना दिया हुआ उसने आपको, D/2 दिया हुआ। और साथ में आ गया ER, ये 2 तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो फैक्टर है ये तो कैपेसिटेंस कहलाएगा ना, है ना बेटा। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 2C आ जाएगा। ये C से C कट जाएगा तो 5/2 हो जाएगा। तो ER कितना आ जाएगा आपके पास, 2.5। इसके कोई यूनिट होते हैं? जी बेटा, ER के कोई यूनिट्स? नो सर। नो सर, नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। इनके यूनिट्स नहीं होते। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की।
हम इधर से शुरू करते हैं। सीरीज लेक्चर कब ओवर होना है? 6:30 तक चल रहा है। Yes, sir. 32. बेटा एक वली भाई ने उधर से उठा के वो उसमें डाल दिया था। एक सेकंड बेटा बस। हुज़ैफा फाद अब यहीं पे ही हैं, चले गए हैं? यस सर। इधर ही है? यहीं पे हम सर। ओके ओके। अच्छा बेटा ये किसी का माइक ऑन है जरा? नो प्रॉब्लम। अच्छा अब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स लगा रहे हैं। सीरीज में पैरेलल में सबसे पहले एक बात देखा तो पहचान क्या होती है, जिसमें से करंट को गुजरने के लिए कोई रास्ता ना मिले, एक ही करंट इन सब में से गुजर पा रही है, दूसरे कोई रास्ता नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव एंड पे जाने का, इसको हम कहते हैं ये सीरीज में लगे हुए। ठीक है, सिंगल करंट इसमें से पास करेगी। इसके जो इक्विवेलेंट के फॉर्मूले हैं वो क्या होते हैं हमारे पास? 1 ओवर सी इक्विवेलेंट, 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। सीरीज में क्या चीज सेम रहती है बेटा? चार्ज जो 1 के क्रॉस है वही 2 के क्रॉस है, वही 3 के क्रॉस है, यानी कि चार्ज क्या रहता है यहाँ पर? सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या चीज डिवाइड हो रही थी? वोल्टेज डिवाइड होता है ना, तभी हम वोल्टेज को देखेंगे साथ। और याद रखें जो सी इक्विवेलेंट होती है वो लेस देन होती है, मैं यहाँ इसको लिखता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जो सी इक्विवेलेंट होती है वो लेस देन होती है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से, यानी कि कोई भी कैपेसिटेंस है उसके एक कैपेसिटेंस से भी जो इक्विवेलेंट आएगी वो हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। ये बात फॉलो करेंगे? यस सर। अब क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज सबके क्रॉस चेंज है, तो V1 इज इक्वल टू चार्ज सेम था Q ओवर C1 लिखेंगे। सिमिलरली V2 Q ओवर C2 लिखेंगे, और फिर हमारे पास लिखेंगे V3 ओवर C3 लिखेंगे। तो ये हमने वोल्टेज के फॉर्मूले बना दिए। अगर दो कैपेसिटर्स लगे हों, अगर दो कैपेसिटर्स आपके पास लगे हुए C1 और C2, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी तो कैसे निकालेंगे बेटा? पूरा का पूरा हल करना पड़ जाता है हमें वैसे। 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। हमें क्या करते हैं? इन टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वालों को, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम लेने के लिए। इस तरह ही हम हल करते हैं। तो 1 ओवर C इक्विवेलेंट इसका आ जाएगा C1 C2 C2 प्लस C1। अब आंसर को अगर इन्वर्ट कर दिया जाए तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 C2 C1 प्लस C2। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? अब आपने ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर हो जाए या सीरीज में या पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाए, इनका तरीका कर याद रखना है
जब आप दो का इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ऊपर प्रोडक्ट आता है, नीचे उनका सम आता है। ऊपर C1 ऊपर यानी कि प्रोडक्ट आएगा और नीचे क्या आएगा, उनका सम आएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? Yes, sir. वेरी गुड। लास्ट इसका पॉइंट है, फॉर एन, ये शॉर्टकट पढ़ाते हैं मिंटी टेस्ट के अंदर, फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर, उसकी इक्विवेलेंट निकालने उसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है C/n। रादर देन आप सबको 1/C1 प्लस 1/C2 करके ऐड करते जाएं, अगर एक जैसी हैं तो उसके लिए हम C/n यूज करते हैं फॉर्मूला। ठीक है बेटा? यस सर। अब हम पढ़ते हैं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाते हैं। मैं भी कुछ सवाल भी करूंगा आपको इसके रिलेटेड। पैरेलल में क्या होता है कि आपके पास सपोज करें ये इनपुट टर्मिनल है दोनों का। अब करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव तक इस एंड से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, इधर से भी, यानी कि तीनों कैपेसिटर के क्रॉस करंट इंडिविजुअली पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक आराम से पहुंच सकती है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? इसलिए इसको पैरेलल कहा जाता है। अब यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? C1 plus यहाँ C2. हाँ शाबाश, C1 प्लस C2 प्लस C3 ये बनेगा। और यहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। यहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है और चार्ज डिवाइड होता है। यहाँ पे क्या डिवाइड होता है? चार्ज। और दूसरा यहाँ भी आपने बताना है, यहाँ पे C इक्विवेलेंट ग्रेटर होती है इंडिविजुअल, यानी कि इक्विवेलेंट आपका बड़ा आएगा ना यहाँ पे इंडिविजुअल कैपेसिटर से। अब यहाँ पे चूंकि अब आपका हम बात करते हैं कैपेसिटेंस, चार्ज डिवाइड होता है, Q1 इज इक्वल टू CV1। तो CV होता है ना, Q तो CV1 आ जाएगा। आज 2 की बात करेंगे। मैंने इसके साथ गलत लगा दिया, वोल्टेज तो सेम है। Q1 C1V Q2 C2V और फिर Q3 C3V आ जाएगा। सिमिलरली जैसा ऊपर आपने बताया फॉर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर, इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर लगे हो तो इसका फॉर्मूला क्या और बताएगा, क्या होता है? NCE होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहें इसकी दो कैपेसिटर, दो है, इसकी दो है, सबको ऐड एक जैसे हो तब करना है, तो प्लाइस के क्या आपको ऐसे लगे 2 + 2 + 2 करते रहे तो 6 आ जाएगा। बजाय इसके शॉर्टकट करें 2 3 जा मल्टीप्लाई, यानी कि 3 कैपेसिटर लगे हुए तो आप 3 2 से करें 6 सीधा आंसर आ जाता है। ठीक है बेटा? यस सर। ओके बेटा। अब हम बात करते हैं एक दो क्वेश्चंस की। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से यही वर्डिंग हो इसकी। अब कहता है स्टूडेंट हैव, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये इन द सेंस आप इसको यूं समझ लें कि हर फॉर्मेट में ना पूछा जा चुका हुआ है, ई कैट एम कैट हर यूनिवर्सिटी के अंदर सवाल
और जरूरी नहीं कैपेसिटर के एतबार से, ये इंडक्टर के लिहाज से भी सवाल पूछा गया है, रेजिस्टर के लिहाज से पूछा गया है। जिन जिनके सीरीज पैरेलल के कम्बिनेशन के फॉर्मूले बनते हैं उन सब के लिहाज से ये फॉर्मूला पूछा जा चुका हुआ है। अ स्टूडेंट हैव 20 कैपेसिटर of 15 microfarad each. If he needs a 1 mu f capacitance, in which order he should connect these capacitors? तो कहता है कि अगर उसके पास 20 कैपेसिटर है और एक कैपेसिटेंस की 15 माइक्रोफैराड की है और वो चाहता है कि एक माइक्रोफैराड की कैपेसिटेंस चाहता है, तो उनको किस ऑर्डर में जोड़े कि 1 कैपेसिटेंस बन जाए, 1 माइक्रोफैराड की कैपेसिटेंस। हाँ, ये बहुत सी बात है, पैरेलल में। और पैरेलल में कितने जोड़े? ये फहद था बेटा? यस सर। बहुत अच्छे। अगर पैरेलल की मैं अगर बात करूं, पैरेलल की इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है आइडेंटिकल के लिए? C/n है ना बेटा? यही फॉर्मूला है ना? तो बेसिकली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कितने कैपेसिटर? 15 कैपेसिटर, 15 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे पैरेलल में कि 1 बन जाए? 20 के 20 लगाने की जरूरत नहीं है। कितने कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे? 15 को किससे डिवाइड करेंगे 1 आ जाए? 15 से ही लगाएंगे तो 1 माइक्रोफैराड बन जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन लिखा होता है वो लिखा होता है 15 कैपेसिटर्स सीरीज। हम 15 पैरेलल 15 कैपेसिटर्स कैसे लगाएंगे? सीरीज में। आपने पैरेलल कहा है मुझे, ये सीरीज का फॉर्मूला है, सीरीज में लगाएंगे। फहद इसको करेक्शन कर लीजिएगा। हम 15 कैपेसिटर लगाएंगे सीरीज में, चूंकि वो C/n बनता है, ठीक है। पैरेलल में लगाएंगे तो वो तो ऐड करना पड़ जाएगा, वो तो फिर और बड़ी वैल्यू हो जाएगी। जी बेटा। सर n की वैल्यू 20 नहीं है? नहीं, आप जरूरी नहीं है सारे के सारे इस्तेमाल करें। उसने आपको 50 दे दे या 25, जितने मर्जी दे दे, आपने किसने इस्तेमाल करना है वो डिपेंड करता है, ठीक है। मेरी बात फॉलो की आपने? दोबारा क्वेश्चन देखें। आपने रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ C/n of n capacitors each then connected parallel first, then in series। जी बेटा, अब बताएं इसमें क्या करेंगे? इक्विवेलेंट पहले पैरेलल का आ रहा है, उसका रेशियो लेना है C/n सीरीज का, ठीक है। सवाल समझ में आया आप लोगों को? तो क्या बनेगा फॉर्मूला इसका? पैरेलल में क्या होता है इक्विवेलेंट का फॉर्मूला? MC होता है ना, है ना बेटा? और सीरीज में इक्विवेलेंट में क्या होता है? C/n होता है। हाँ, शाबाश। तो अब इसके मुताबिक देखा जाए, ये C और C तो कट जाएगा, ये n ऊपर जाके n से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? n²। अब भले वो आपको 5 कहे, 10 कहे, 15 कहे, आपने उसका स्क्वायर लेके उसको आंसर बता देना, ठीक है बेटा। हमने जब गॉसेस लॉ पढ़ा था, हमारा आज का आखिरी आर्टिकल इसके बाद,
हमने गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना, कैपेसिटर की प्लेट में क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, पैरेलल प्लेट होता है, इक्वली स्पेस होता है। मैं ना थोड़ी स्पेस थोड़ा बचा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एनर्जी स्टोर का काम यही कर देता हूँ, क्योंकि फाइल बड़ी होगी फिर वो आपका वो रेजोल्यूशन खराब होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये यहाँ भी हम लिख सकते हैं। हम एनर्जी स्टोर में कैपेसिटर निकाल रहे हैं कि हमने सिर्फ फॉर्मूले लिखने हैं। क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हुए एनर्जी स्टोर में कैपेसिटर के? पहला तो आपने पढ़ा फंडामेंटल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हाफ सी वी स्क्वायर, और फिर आपने पढ़ा हुआ है हाफ क्यू वी। आपने बस क्या करना है, यहाँ पे v की जगह q बाय सी पुट कर देना है, या c की जगह क्या पुट करना है, q बाय v। तो इस पे दो फॉर्मूले बन जाते हैं, और एक और फॉर्मूला बनता है हमारे पास हाफ q स्क्वायर बाय c। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सवालात आपसे पूछेगा, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, आपको वैल्यूज देगा, आपको सिर्फ एनर्जी निकालनी है। यहाँ पे इवन अगर ये वाले फॉर्मूले की बात की जाए, इस ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है इसमें पोटेंशियल निकालने के लिए। अगर मैं 2u कर दूं, ये u 2 ऊपर भेजूं, c नीचे भेजूं, तो ये v स्क्वायर बन जाएगा। और मैं इसका अगर स्क्वायर रूट लूं तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाता है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2u ओवर c। तो हमारे पास समटाइम पोटेंशियल इतना भी कैलकुलेट करने को कहा जाता है। एक और एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हाफ ई स्क्वायर ई नॉट ई आर ए डी। यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे जब एनर्जी है वो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो तो एनर्जी कितने गुना बढ़ जाएगी, 4 टाइम बढ़ जाएगी, सही है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। और फिर लास्ट टाइम आपने पढ़ी हुई है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना, जो यानी कि जो ए डी यहाँ लिखा हुआ है वो लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड हो जाता है, तो आपके पास जो आंसर बचता है वो बच जाता है खाली हाफ टी स्क्वायर ई नॉट ई आर, और उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल पर मीटर क्यूब होता है, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? बेटा एक मिनट, हाँ जी बेटा। मैं देखो लेक्चर में रिकॉर्डेड, मैं सुबह रिकॉर्ड लगा दिया था मैंने। ओके ओके बेटा, अब हम बात कर रहे थे एक क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन देखें फिर इसके आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आखिरी आर्टिकल आज का चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कहते हैं अ कैपेसिटर has 4 जूल ऑफ एनर्जी, बहुत ध्यान से सुनेगा, एंड कैपेसिटर बी इज अनचार्ज, और बी क्या है, अनचार्ज है, कनेक्टेड इन पैरेलल। आप पैरेलल में कनेक्ट करें सीरीज में करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी यहाँ यूं लिख लें, एनर्जी कैपेसिटर ए एज नाउ।
अब कैपेसिटर ए के पास कितनी एनर्जी बच गई? कौन बचा जवाब देगा मुझे? माइक ऑन है? जी बेटा। नहीं 4 जूल नहीं, एनर्जी तो डिवाइड होगी ना, मतलब कितनी होगी? मैं अब आपको एक चीज पूछता हूँ आपसे सबसे पहले। आप ये जितने भी फॉर्मूला देख रहे हैं एनर्जी के, इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? इन सब फॉर्मूले में बताएं, एक चीज कॉमन है, क्या है बेटा? फादू जैफा एनीवन 29 रोल नंबर। हाफ सर। हाफ कॉमन है। तो हाफ से क्या मुराद है कि जब भी हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो हाफ एनर्जी डिपॉजिट होती है, हाफ एनर्जी डेसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अब यहां पर वापस आते हैं, इस पॉइंट पे आए। अब कैपेसिटर ए के पास अगर 4 जूल एनर्जी है, तो वो हाफ तो एनर्जी जाया हो गई हीट में, तो हाफ डिपॉजिट होगी बी पे। तो बेसिकली एक्चुअली देखा जाए तो मैं इसको यूं लिखूंगा, कैपेसिटर ए हैज 1 जूल। अब ए के पास भी 1 जूल बचेगी, और कैपेसिटर बी के पास भी कितनी बचेगी? 1 जूल बचेगी। टोटल एनर्जी कितनी बच गई दोनों के पास? 2 जूल, टोटल सम जो है। तो और 2 जूल कहां हुई? वो 2 जूल हीट की फॉर्म में क्या होगी? डेसिपेट हो गई। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? यस सर। टोटल एनर्जी सिस्टम हैज नाउ जूल। चलिए बेटा, आज का फिर आखिरी टॉपिक शुरू करते हैं। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बेटा। अच्छा, मैंने ना एक आपको ग्राफ ये इसका देखना था, ये हाफ क्यू भी आप देख रहे हैं? अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं क्यू और वी का, वो स्ट्रेट लाइन आता है ना बेटा? आपने कहा था इसकी जो स्लोप है वो कैपेसिटर है, अगर इसका हम एरिया की बात करें वो किसके बराबर आएगा? ट्रायंगल बनेगा ना ये, तो इसका एरिया आ जाएगा हाफ क्यू वी आ जाएगा, यानी कि जो इसका एरिया वो किसके बराबर आ रहा है? एनर्जी के बराबर आ रहा है। इज इट क्लियर? ये बात फॉलो किया आपने? नाउ अब हम चलते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर पे। तो पहले हम बात करते हैं चार्जिंग के केस की। चार्जिंग की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन बहुत जरूरी याद होना, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस टी की पावर माइनस टी ओवर आर सी। और ये आर सी क्या होता है? ये टाइम कांस्टेंट होता है। आर सी क्या होता है? टाइम कांस्टेंट। और ये क्या होता है? टाइम कांस्टेंट से क्या मुराद है? क्या मेरी आवाज आ रही?
मुज़फ़्फ़ा जी सर आ रही है। बताते रहे मेरे साथ साथ, क्योंकि वो आजकल नेट का भी फिर होता है ना, तो बंदा उसमें रहता है। तो टाइम कांस्टेंट टी इज इक्वल टू हम लिखेंगे आरसी लिखेंगे, 63% चार्ज करता है। अब यहाँ पे कुछ केसेस है कि यहाँ पे पहले हम चार्जिंग का कर्व देख लेते हैं। ये क्यू है और ये टी है। वापस देखा जाए तो ये पहला कर्व बनाया मैंने, एक ये कर्व बनाया और एक ये कर्व बनाया, और ये मैं कहता हूँ अगर 63% वैल्यू है, 0.63 है, तो इसमें से इसको डॉटेड लाइन ड्रॉ करें तो आप बताएंगे देखें पहले कौन पहले 63% पे पहुंचा है। ये कर्व 1 कह देता हूं और ये कर्व 2 कह देता हूं, तो कौन पहले 63% में पहुंचा है कम टाइम में? कर्व 1 और कर्व 2? 1 पहुंचा है, तो इसका मतलब है इसका जो आरसी की कीमत है वो क्या है? स्मॉल है। आइदर आर स्मॉल है या इधर सी स्मॉल है या दोनों स्मॉल है, और इधर क्या है आरसी की कीमत क्या है? लार्ज है। इसको यूं कह लें कि एक छोटी बैटरी है, एक बड़ी बैटरी है। छोटी बैटरी चार्ज होने में कम टाइम लेगी और बड़ी बैटरी चार्ज होने में ज्यादा टाइम। तो स्मॉल आरसी को हम लिखते हैं रैपिड चार्ज होता है। क्या होता है? रैपिड चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है, एक ही बात है। और जो लार्ज आरसी है क्या होता है? स्लो चार्ज एंड डिस्चार्ज होता है। इज इट क्लियर? इसके Yes, बहुत sir. इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, मैं वो मेंशन करने लगूंगा आपको। और ये चीज आपने सब अगले केस में भी हम यूज करेंगे। चार्जिंग की कंडीशन है और हम कहते हैं कि सपोज करते हैं जब टाइम जब 0 है तो कैपेसिटर उस वक्त कोई भी चार्ज नहीं है ना बेटा? जब टाइम पीरियड 1 आरसी गुजर जाता है तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज डिपॉजिट हो जाता है? 0.63 ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज, या 63% लिख लें या 0.63 लिख लें। जब टाइम पीरियड 5 आरसी गुजर जाता है, कितना गुजर जाता है? तो कैपेसिटर उस वक्त कितना चार्ज हो जाता है? कौन बताएगा मुझे? 100 नहीं, 99.9 हाँ 99.3% होता है, जिसको हम 0.99 लिखेंगे। 0.99 टोटल चार्ज होता है, और टाइम पीरियड कैपेसिटर अपने आइडियल कंडीशन में इनफाइनाइट टाइम लेता है कंप्लीटली चार्ज होने में। इनफाइनाइट टाइम लेता है कंप्लीटली चार्ज होने में। इसका मतलब क्या है? देखें, अगर वो पहले आरसी के अंदर 63% चार्ज हो गया तो बकाया कैपेसिटर पे कितना परसेंट चार्ज बाकी रह गया? 37 रह गया ना, जो डिस्चार्ज है अभी। तो अगले आरसी के अंदर अगला जो आरसी का फैक्टर होगा उसमें 37 का 63% लिया जाएगा। 37 का 63% लेंगे तो वो आपके पास जब टाइम पीरियड 2 आरसी के बराबर होगा, तो यानी कि वो उसका मतलब है कि 63 प्लस 37 का 63% लगभग आपके पास बनता है 23 बनता है। ठीक है, जो कितना आ जाएगा? 86% आ जाएगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि एक आरसी गुजरा तो कैपेसिटर ने 63% चार्ज कर लिया, अब कितना अनचार्ज रह गया? 37 अनचार्ज रह गया। तो अगला आरसी के अंदर 37 का 63% चार्ज करेगा, और वो चार्ज होने के बाद अब कैपेसिटर कितना चार्ज हो गया? 86% चार्ज हो गया। और फिर 86 में से कितना परसेंट अभी अनचार्ज है? 14% अनचार्ज है। फिर 14% का 63% आपने लेना है, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास? अप्रोक्सीमेटली 9 के करीब आ जाता है। तो आप कहते हैं 94 या 95% कैपेसिटर 3 आरसी में चार्ज होगा, फिर 97 और 99 इस तरह से चलते चले जाते हैं। मेरी बात फॉलो की आप लोगों ने? यस सर। यस सर। तो अब मगर अब आपका इसका क्वेश्चन आता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, यहां पे कहता है रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस टू मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज का इंस्टेंटेनियस चार्ज का रेशियो निकालें आफ्टर 1 आरसी। एक आरसी गुजरने के बाद रेशियो निकाले मैक्सिमम और इंस्टेंटेनियस और मैक्सिमम चार्ज का। तो यहाँ पे दो चार्ज लिखे हुए हैं, जो सादा क्यू है ये इंस्टेंटेनियस चार्ज है, और जिसके साथ ये क्यू नॉट है ये क्या है? मैक्सिमम चार्ज है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं?
तो आपको बजाय से कोई कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना, आपने सिंपल सी जो इक्वेशन है सिर्फ वो लिखनी। इक्वेशन क्या है आपके पास, Q इज इक्वल टू Q नॉट 0.63 है ना बेटा, तो ये इसको बस इधर नीचे भेज डिवाइड करवा दो, तो ये आ जाएगा Q ओवर Q नॉट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.63, और यही आपका आंसर होगा। कैपेसिटर हम बात करते हैं प्रैक्टिकली, अगर मैं बात करता हूं प्रैक्टिकली, किसकी क्या बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली। अगर आपसे पूछे प्रैक्टिकली कैपेसिटर फुली चार्ज कब हो जाता है, तो आप कहेंगे आफ्टर 5 RC। मगर हम अगर आइडियली बात करें, हकीकत में नहीं चार्ज हुआ होता, ये हम कहते हैं फुली चार्ज हो गया, अप्रोक्सीमेटली हम बात करते हैं। और आइडियली कैपेसिटर विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीटली चार्ज। और ये क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आपके पास जब चार्जिंग इक्वेशन है, ये फैक्टर में जब e के पावर इंफिनिटी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तब जाके Q नॉट 1 से मल्टीप्लाई होके Q नॉट आएगा, नहीं तो ये फ्रैक्शन में चलता चला जाएगा, आंसर कभी भी ऐसा नहीं आने वाला। मेरी बात फॉलो की आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब ये तो हो गया चार्जिंग का केस, अब हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग का केस। डिस्चार्जिंग का पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो डिस्चार्जिंग का जो QT कर्व होता है वो इस तरफ होता है, यूं करके। अब आप देखें किसका किसका जो है RC स्मॉल है, ये जो पहला कर्व है और ये दूसरा कर्व, कौन पहले डिस्चार्ज हो गया? ये पहला वाला जो है ये नजर आ रहा है, ये स्मॉल RC है, यानी कि जो कर्व इस तरह से होंगे उनके R या C स्मॉल होंगे, और जो कर्व इस तरह होंगे उनके R और C क्या होंगे, लार्ज होंगे। ठीक है, आपके पास डिस्चार्जिंग की जो इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, Q इज इक्वल टू Q नॉट E की पावर -T RC। अब ऊपर वाले जो केस आपने पढ़े हैं, यही केस हम दोबारा यहां पे अप्लाई करने जा रहे हैं। मगर यहां पे नीचे आंसर ये नहीं आएंगे। जी बेटा, कैपेसिटर जब टाइम 0 है तो कैपेसिटर पर उस वक्त फुली चार्ज मौजूद है, यानी डिस्चार्ज तभी होगा ना जब पहले चार्ज कर ले, है ना? मेरी बात फॉलो की? Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा, अब जब T1 RC गुजरेगा तो कैपेसिटर 63% डिस्चार्ज हो जाएगा, तो उस वक्त उसके ऊपर इंस्टेंटेनियस चार्ज कितना रह जाएगा, 0.37 रह जाएगा। ठीक है, और जब 5 RC गुजरेगा तो 99.3% चूंकि चार्ज हो चुका है, तो बकाया कितना चार्ज रह जाएगा, 0.007 रह जाएगा, क्योंकि 0.993 डिस्चार्ज होगा जो आपने ऊपर पढ़ा है, ये 0.993 वैल्यू है। 0.993 आपका यहाँ पे अगर चार्ज हुआ है 5 RC के बाद, तो यहाँ पे 0.993 क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो बचा कितना, 0.007 बचा। और फिर कैपेसिटर इनफाइनाइट टाइम लेता है कंप्लीटली डिस्चार्ज होने में, तो ऊपर वाली ही कंडीशन है ये वाली। ठीक हो गया बेटा? एंड लास्ट पॉइंट है हमारा आज का, स्लोप ऑफ QT कर्व। QT ग्राफ की स्लोप, तो बेटा ये हमारे पास स्लोप है, ये Q, इसकी स्लोप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है? करंट। हाँ शाबाश, क्योंकि हमारे पास ये स्लोप आ जाएगा, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा पॉइंट पिक कर लिया है, सीखे हैं आप लोग ये चीज। स्लोप आ जाएगा डेल्टा Q बाय डेल्टा T विच इज इक्वल टू करंट। अब आप मुझे बताएं, स्टार्ट के अंदर जब स्टार्ट है तो करंट की स्लोप कैसी है, मैक्सिमम है मिनिमम है? Maximum. मैक्सिमम। Maximum. स्लोप कह लें या करंट कह लें, आप कहेंगे वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है,
और आफ्टर 5 आवर्स ही यहाँ पे लफ्ज लिखना बेहतर होता है। आफ्टर 5 आवर्स यानी कि काफी करंट गुजर जाने के बाद स्लोप अब क्या हो गई है? स्लोप या करंट क्या हो गई? हाँ, मिनिमम हो गई है। लीजिए बेटा, इसमें देखिए कोई सवाल, एक बार इसको गो थ्रू कर लें। आपने जो एनर्जी के जो फॉर्मूले है ना, याद रखिएगा, जब मैं एनर्जी के सवाल कराए इसके काफी सारे न्यूमेरिकल आते हैं। इनमें समटाइम आपको डिफरेंट एनर्जीज के रेशियो लेने को कहता है, समटाइम क्यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आपने देखना होता है, सीरीज कह रहा है पैरेलल कह रहा है, उसके लिहाज से आपने फॉर्मूला यूज करना है कि आपको चार्ज का दो एनर्जी का रेशियो लेना है, U1 U2 के रेशियो के सवाल आते हैं, तो आपने उसमें एक चीज को कांस्टेंट करता है, दूसरे का रेशियो लेना होता है। इनके सवालों की आपने प्रैक्टिस देखनी है, कल भी हम चुके करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें भी हम देख ही लेंगे, मगर आप लोगों को आइडिया, जनरल आइडिया होना चाहिए कि किस तरह के सवाल आते हैं। और न्यूमेरिकल के जो हैं किताबें वो जरूर देखिएगा। तो आज के लिए यहीं तक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। आपको एक जनरल कोई बात है आपको तो एक आध पूछ लें आप मुझसे। सर आप इसे क्वेश्चन भेज देंगे?